दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, महाराष्ट्र का धुरंधर कौन, अब ये तय हो गया है। और जैसे ही महानगर पालिका के रिजल्ट आए हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि महाराष्ट्र का धुरंधर देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस को लोग धुरंधर से कह रहे हैं क्योंकि ये वो व्यक्ति है जिसने शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इनका पुराना किला, 20 साल पुराना कब्जा बीएमसी से हटाते हुए वहां भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया है। पूरे महाराष्ट्र से जो खबर आई है, एक बात बिल्कुल क्लियर है, केवल मुंबई में अब उद्धव ठाकरे परिवार का असर बचा है। मराठी मानुष की बात करने वालों को आज तुष्टीकरण करना पड़ रहा है। और यही आपको बता दूं, किरीट सोमैया ने साफ साफ कहा कि जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो इनको ले डूबा है। मुस्लिम तुष्टीकरण में आज मुसलमानों को यह लगने लगा है कि उनकी हितैषी अगर कोई पार्टी है, AIMIM, उसके बाद कांग्रेस, तो उद्धव ठाकरे उनको आज अपना हितैषी लगने लगे हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने चुनाव के पहले लोगों से यह वादा कर दिया था कि यदि हम बीएमसी में आते हैं तो आपके मस्जिदों से हटाए गए लाउड स्पीकर दोबारा से लग जाएंगे। मुंबई कर जो सालों से करना चाहते थे, लेकिन ये माफिया लोग हो, राज ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे सेना, उनको लाके डराते थे, माफियागिरी करते थे, धमकाते थे, हाथ पैर तोड़ते थे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया। जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की, आखिर में उद्धव ठाकरे की इज्जत बचाई किसने? मुस्लिम मियाँ भाई ने, बांग्लादेशी ने। आखिर में उसको अल्लाह के चरण पे जाना पड़ा, कहना पड़ा मुस्लिमों को, मैं मस्जिद के लाउड स्पीकर चालू करूंगा, मस्जिद के फीस डबल कर दूंगा। मुंबई करने सबक सिखाया। लेकिन ये तो हिंदुत्ववादी राजनीति करने का दावा करते थे, तो ये मुस्लिम मियाँ भाई चलेगा? बांग्लादेशी को बुलाकर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने वाले को मुंबई ने सबक सिखाया। इसका मतलब ये कि वो जो हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लगा रहे थे मंदिरों से, वो फिर से लागू करेंगे। इस तरह की जब तुष्टीकरण की बात करेंगे तो सफाया तय है। महाराष्ट्र की पूरी जनता ने दिखा दिया कि अब वो विकास के नाम पर वोट करेंगे। जिस तरह की गाली गलौज की भाषा की गई, जो राज ठाकरे है उसने पुंगी लुंगी और किस तरह की बातें की, कहीं बिहार वासियों के लिए उल्टा कहना, कभी यूपी वालों को गाली देना। महाराष्ट्र की राजनीति में ये नहीं चलेगा। लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई के बाहर बाकी मुद्दा क्या रहा है, तो आपको बता दूं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है। सबने देखा कि राम मंदिर जिस समय बन रहा था, उसके बाद निर्माण हुआ, उद्घाटन हुआ, ये जो उद्धव ठाकरे है, संजय राउत है, ये उसके बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे थे। और आज की डेट में आज आप देखिए कि सब लोग राम से जुड़ते हैं, ये उल्टा बयान दे रहे थे और इसलिए महाराष्ट्र में इसकी प्रतिक्रिया हुई। दूसरा मुद्दा, पालघर में साधुओं की हत्या, उस पर उद्धव ठाकरे का मौन रहना, कांग्रेस के साथ खड़ा रहना। और शरद पवार, आज देखिए सुपड़ा साफ हो गया। शरद पवार की तो पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि साहब वो भतीजे के साथ दोबारा जाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था, मैं आज बता रहा हूं आपको दोबारा से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में शरद पवार की कोई जगह नहीं है। जिस तरह के कारनामे उन्होंने किए हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी जो भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर आरोप लगे, और इसके अलावा जो उन्होंने बयानबाजी की है उसको देखते हुए उनको भारतीय जनता पार्टी कम से कम, क्योंकि जो उनका कद है, वो ये नहीं चाहेंगे कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स करनी है, वो चाहेंगे केंद्र की पॉलिटिक्स, और केंद्र में मोदी जी उनको कोई जगह देने वाले नहीं है। तो ऐसे में शरद पवार क्या वापसी करेंगे? जी, वापसी करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था। अब शरद पवार का जो पॉलिटिक्स कैरियर है वो बुरी तरह खत्म हो चुका है। उनको लग रहा है कि अब उम्र भी हो गई है, तो अपनी बेटी का कैरियर बनाने के लिए वो भाई बहन यानी अजीत पवार और सुप्रिया सुले ये एक हो सकते हैं, यानी एनसीपी पूरी तरह से वापसी एक हो जाएगी। शरद पवार संरक्षण मंडल में रहेंगे तो उनका अंतिम समय तक यानी बुढ़ापा अच्छा कटेगा इज्जत से, क्योंकि भाई भतीजा जो है डिप्टी सीएम है। और अब बीएमसी में भी जिस तरह से असर है, उन्हीं की सरकार रहेगी। बेटी केंद्र में चली जाए, बेटी केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन जाए, बस यही इच्छा शरद पवार की बची है। और उसका एक ही तरीका है कि वो भतीजे के सामने सरेंडर हो जाएं। तो भतीजे के सामने सरेंडर होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें मुझे आ रही हैं। ये पॉलिटिक्स खत्म हो गई। दूसरा, कांग्रेस का वहां जो असर है, पृथ्वीराज चौहान का बयान,
पृथ्वीराज चव्हाण का ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को भारी पड़ा है। लेकिन मुस्लिम एरिया जो है, जहां मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उनको शायद ये पसंद आया है और इसलिए कांग्रेस को लोगों ने वोट दिया है। कांग्रेस को अब आप देखें कि महाराष्ट्र में 14 जो सीटें मिली हैं वो इसी कारण से मिली है, उनकी पसंदीदा पार्टी बन गई। तो ये कहने की जरूरत नहीं है कि जो तुष्टीकरण है उसमें कांग्रेस के बाद यदि नंबर आता है तो वो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में आज उद्धव ठाकरे का आ रहा है। और इसीलिए किरीट सोमैया ने जो कहा है वो आपको समझना चाहिए। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण उन्होंने कहा कि ये जो जीते हैं इसी कारण से जीते हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, बांग्लादेशी के मुद्दे पर, घुसपैठियों के मुद्दे पर ये जो है उसको पक्ष ले रहे थे। और जिस तरह से इनकी बयानबाजी रही है उसको देखते हुए लोगों ने इनको अब साइडलाइन कर दिया है। जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही थी शिवसेना को लेकर, एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे, ये जयचंद बता रहे हैं संजय राउत आज भी। इसका जवाब संजय राउत को जो एकनाथ शिंदे शिवसेना है उसकी प्रवक्ता हैं, नेता हैं शाइना एनसी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के लिए इतना काम किया, शायद संजय राउत जी को यह पछता नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे को संजय राउत के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। संजय राउत ये भूल चुके हैं कि 2019 में वे जाकर कांग्रेस और एनसीपी की गोद में बैठे थे, उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी की। संजय राउत को अब शायद नए स्क्रिप्ट राइटर की जरूरत है। ये जो एकनाथ शिंदे शिवसेना है उसकी नेता हैं शाइना एनसी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस व्यक्ति ने महाराष्ट्र के लिए इतना काम किया है, शायद संजय राउत जी को ये पछता नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को संजय राउत की सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जनता का विश्वास है और जनता का प्यार है। शायद संजय राउत जी भूल चुके हैं कि 2019 में वो जाके बैठे कांग्रेस और एनसीपी के गोदी में। शायद वो गद्दार की बात करते हैं तो उन्होंने विचारधारा के साथ गद्दारी की। इस व्यक्ति जिन्होंने हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे लेके महाराष्ट्र के लिए और मुंबई के लिए काम किया है, वो निकाल में देखने मिलता है। तो शायद संजय राउत जी को अभी एक नए स्क्रिप्ट राइटर की आवश्यकता है। हमें आपकी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जनता का प्यार चाहिए जो एकनाथ जी शिंदे जी के पास है। इन्होंने जो कहा है वो संजय राउत की उस बात का जवाब है जो संजय राउत बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे को जयचंद बता रहे हैं। संजय राउत ने जब हार की बात आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि हमारी पार्टी में यदि वो जयचंद पैदा नहीं होते तो भाजपा की 100 पीढ़ी भी मेयर नहीं बन पाती। ये देखिए अहंकार इनका। ये कह रहे हैं भाजपा की 100 पीढ़ी भी नहीं बन पाएंगी। क्यों भाई? तुम्हारी गुंडागर्दी, गाली गलौच, माफियागिरी, क्या आप ये सोच रहे हो कि आपको महाराष्ट्र के लोग इसी से आपको वोट करते रहेंगे? ये आपकी भूल है। और इसीलिए जनता ने बताया कि भाई यहाँ इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। जोर लगाया होता तो नंबर कुछ अलग हो जाता। बात ऐसे एमएनएस के जोर की बात छोड़ दीजिए। हम सभी ने कोशिश की कि एमएनएस की भी सीटें बढ़े। एमएनएस को 6 सीटें मिले, उनके बहुत सी सीटें बहुत कम मार्जिन से हार गए। शिवसेना की लगभग 12-13 सीटें ऐसी है जो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन या 50-100 वोट से हार गए हैं। अगर हम जीत जाते तो आज जो आपको पिक्चर दिख रहा है मुंबई में वो नहीं दिखता। फिर भी बीजेपी और शिंदे के पास सिर्फ 4 का बहुमत है और लगभग 105 कॉरपोरेटर्स अपोजिशन में है। ये बहुत बड़ी ताकत है। वो जो महानगर पालिका का जो सदन है, ये अपोजिशन की ताकत सबसे बड़ी है। तो हम आपको मुंबई अडानी के जेब में नहीं डालने देंगे, या ठेकेदारों का राज आप लाना चाहते हो यहाँ, वो हम नहीं लाने देंगे। 100 से ज्यादा हमारे जो पार्षद है वो आपको हर मोड़ पर रोकेंगे जब ऐसा काम आप करेंगे। बहुत बड़ी ताकत है। ठीक है, मेयर नहीं, लेकिन हमारे पार्टी में कुछ जयचंद थे। अगर वो जयचंद नहीं पैदा होते तो भारतीय जनता पार्टी के 100 पुरखों की भी यहाँ तादाद आती, तो भी यहाँ मुंबई में बीजेपी का मेयर नहीं बन सकता था। इसी तरह से कोशिश की जाएगी
कि आपकी पार्टी का मेयर बने जोड़ तोड़? नहीं, हम अभी कुछ नहीं करेंगे। किसी तरह जोड़ तोड़ पर हमारा विश्वास नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी संख्या है। अपोजिशन के पास एक ऐसा आंकड़ा है, हम कभी भी तख्तापलट कर सकते हैं, लेकिन हम डेमोक्रेसी का आदर करते हैं, लोकतंत्र का आदर करते हैं। कैलकुलेशन कहाँ मिस जजमेंट हो नहीं, हमारे 10 या 12 से ज्यादा जो हमारी सीटें हैं वो बहुत कम मार्जिन से हार गए। इसलिए हार गए कि जिस तरह का मतदान जब चुनाव के दिन जिस तरह का माहौल था, लोगों के नाम कट गए, ईवीएम मशीन बंद पड़ गई, ये हो गया, उससे लोगों में थोड़ा सा हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हो गया, नहीं तो हम जरूर जीत जाते। और सर जिस तरह से और इसलिए आपको बता रहा हूं कि ये पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता ने नकार दिया है। और आपको ये बताऊं कि वाकई में आज जो अब ये हुआ है, ये इतिहास रचा गया है। और इसीलिए महाराष्ट्र के लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस अब भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र का धुरंधर है। और ये आपको बताऊं, ये कहा भी गया था, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था जब वो मुंबई गए थे, तो उन्होंने कहा दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, इस तरह की बातें कही थी। तो अब दिखाई दे रहा है कि किस तरह का बढ़ता हुआ उनका कद है। अभी तक नितिन गडकरी को लेकर के ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक बड़े लीडर हैं, लेकिन आज की डेट में जो देवेंद्र फडणवीस की छवि है वो उद्योगपति के अंदर, उसके साथ साथ युवाओं के अंदर, उसके साथ साथ जो मराठा मानुष है उनके अंदर भी उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जो काम किए हैं। और केंद्र की योजना और राज्य की सरकार, उनकी दोनों की जो मिलकर के छवि बनी है वो इसी तरह की है कि अगर महाराष्ट्र का कोई विकास कर सकता है तो वो देवेंद्र फडणवीस है। और इसीलिए आपको बता दूं कि इस चुनाव में एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि शिवसेना असली मालिक कौन, यानी शिवसेना का, शिव सैनिकों का कौन विचारधारा को लेकर चल रहा है, वो हो गया है एकनाथ शिंदे। क्योंकि कहा जा रहा था कि मुंबई के राजा तो हम हैं। संजय राउत ने कहा था हम चाहें तो 10 मिनट में बंद कर सकते हैं मुंबई को। तो अब जैसा देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अब ये पुरानी बातें हो गई, अब इनके दावे पे कुछ होना नहीं है, इसी पे मोहर लगी है। तो यहां शरद पवार की पॉलिटिक्स पूरी तरह खत्म हो चुकी है। यहां पर आपको बता दूं 6 सीटें बेशक ले आए एमएनएस चीफ राज ठाकरे, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये वोट जितना मिला है, 6 सीट जो मिली है, ये सीटें ये उद्धव ठाकरे के नाम की हैं, यानी कहीं ना कहीं बाला साहब नाम ठाकरे के नाम का उन्होंने कैश किया है। उनकी 6 सीटें आई हैं। एमएनएस चीफ को, राज ठाकरे को कोई देखना सुनना पसंद ही नहीं करता, उत्पातियों को अगर छोड़ दें तो राज ठाकरे की खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। उनके पास भी शरद पवार की तरह भारतीय जनता पार्टी में वापस जाने के अलावा और कुछ रास्ता बचता नहीं है। उनको बेटे का भविष्य सुरक्षित करना है, अपनी इज्जतदार जिंदगी काटनी है, तो निश्चित रूप से उनको भी वापसी करनी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी कंडीशन पे, अपनी शर्तों पे लेंगी और वापसी उनको करेगी, ये मैं बता रहा हूं। दूसरा, यहां पर एक तरह से बिल्कुल साफ हो गया कि कांग्रेस तो मुस्लिम परस्त पार्टी बन चुकी है। हालांकि कांग्रेस, बड़े लीडर वहां से साफ हैं, बड़े लीडरों ने केवल पार्टी को नुकसान किया है। लोकल लेवल पर कोई लीडर नहीं है। लोकल लेवल पर जो लीडर हैं वो भटक चुके हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान का मैंने बयान का जिक्र किया। तो पूरी तरह लोगों ने नकार दिया। और यहां एक बार फिर से सिद्ध हो गया इस चुनाव में कि महाराष्ट्र में अगर कोई लीडर है, भारतीय जनता पार्टी में भी कोई लीडर भविष्य का है, वो देवेंद्र फडणवीस है। और इसीलिए मैंने उनको कहा धुरंधर। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।